नमस्कार दोस्तों। आपका आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनुवांशिकी या जेनेटिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सभी यूपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म? व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 21 जोड़े, 46 जोड़े, 23 जोड़े या 22 जोड़े। 21 पेयर्स, 46 पेयर्स, 23 पेयर्स एंड और 22 पेयर्स। और इसका सही उत्तर होगा 22 पेयर्स यानी 22 जोड़े। मनुष्यों में कुल 46 गुणसूत्र यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 जोड़े में विभाजित होते हैं। ये 22 जोड़े जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान है को ऑटोसोम कहा जाता है। 23वीं जोड़ी गुणसूत्रों या एलोसोम में लिंगों के बीच अंतर है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। मतलब यह कि जो 23वीं जोड़ी है वो सेक्स क्रोमोसोम है, वो महिला और पुरुष दोनों में होती है और ये लिंग का निर्धारण करती है कि महिला है या पुरुष है। अगर महिला होगी तो ये एक्स और एक्स होगा, अगर पुरुष होगा तो ये एक्स और वाई होगा। और इस 23वीं जोड़ी के अलावा जो भी 22 जोड़े होंगे वो ऑटोसोम कहलाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक शुक्राणु कोशिका में 22 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आप देख के मालूम कर सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे ऑटोसोम्स हैं। और सेक्स क्रोमोसोम जैसे यहाँ पे दिखा है एक्स और वाई यानी कि मेल स्पर्म की बात हो रही है, तो यहाँ मेल स्पर्म में एक्स और वाई दोनों होते हैं। अगर वही महिला होती, महिला का एग होता तो यहाँ एक्स और एक्स होता सेक्स क्रोमोसोम। और इस सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो भी क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है एलोसोम्स। हमारा अगला सवाल है, हीमोफीलिया में क्या होता है? इन हीमोफीलिया में क्या होता है? ऑप्शन से रक्त का थक्का नहीं बनता है, मानव शरीर के पूरे खून का थक्का बन जाता है, डब्ल्यूबीसी कोशिका भक्षी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड डज नॉट क्लॉट, द एंटायर ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी क्लॉट्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स बिकम फेगोसाइटिक, आयरन डेफिशिएंसी ऑकर्स। और इसका सही उत्तर होगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। चूंकि पुरुषों के पास एक्स क्रोमोसोम पर स्थित किसी भी जीन की केवल एक ही प्रति होती है, इसलिए वे महिलाओं की तरह एक अतिरिक्त प्रति के साथ उस जीन की क्षति की भरपाई नहीं कर सकते हैं। नतीजतन हीमोफीलिया ए जैसे एक्स लिंक्ड विकार पुरुषों में कहीं अधिक आम है। मतलब यह कि हीमोफीलिया जो डिजीज है ये पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले बहुत ही आम है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है और पुरुषों के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और ये जो डिजीज है हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड डिजीज है यानी कि ये जब भी होगा ये एक्स क्रोमोसोम पर ही होगा। और महिलाओं के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए महिलाएं अपना क्षतिपूर्ति दूसरे एक्स से कर लेती है, लेकिन पुरुष के पास एक ही एक्स है और वो भी एक्स अगर हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए ये पुरुषों में आम बात है। हाँ, लेकिन महिलाएं इसकी वाहक होती है, महिलाएं मेनली इसकी क्या होती है, वाहक होती है और पुरुष इसके शिकार होते हैं। और हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। रॉयल डिजीज इसलिए क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में पाया गया था और तब से इसका नाम रॉयल डिजीज भी पड़ गया। और हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है यानी कि आनुवंशिक रोग भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हीमोफीलिया किस तरह का
रोग है तो ये अनुवांशिक रोग है, और इसका नाम दूसरा रॉयल डिजीज भी है, और ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज भी है, और बेसिकली पुरुषों में पाया जाता है महिलाओं के मुकाबले। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं के पास दो एक्स क्रोमोसोम है और पुरुषों के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो हमारा यहाँ पे एक डायग्राम है जिसे आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि महिलाएं इस केस में अक्सर कैरियर होती है, यानी वाहक होती हैं, जो इस डिजीज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाती है। लेकिन जो अफेक्टेड होता है वो पुरुष ज़्यादा होता है। महिलाएं भी होती हैं लेकिन उनकी मात्रा कम होती है, और अधिकतर ये पुरुष में ही पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल होगा, एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? What will happen to the offspring if a colorblind man marries the normal daughter of another colorblind man? तो एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो उसके बच्चों में, यानी उसके ऑफस्प्रिंग में रिजल्ट क्या होंगे? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वर्णांत पुरुष की पुत्री होगी तो वो पुत्री या तो उससे अफेक्टेड रहेगी या तो उसकी कैरियर यानी कि उसकी वाहक होगी। तो सामान्य होगी नहीं, वो बेसिकली क्या होगी? वाहक होगी। और ऑप्शन से आधे पुत्र वर्णांत होंगे, सभी पुत्र वर्णांत होंगे, सभी पुत्रियां वर्णांत होंगी, या सभी बच्चे सामान्य होंगे। और इसका सही उत्तर होगा आधे पुत्र वर्णांत होंगे, यानी कि हाफ द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड। वर्णांतता से पीड़ित व्यक्ति अपने पिता से रंग वर्णांत यानी कि वर्णांत प्राप्त नहीं कर सकता है, भले ही उसका पिता वर्णांत हो, क्योंकि उसके पिता केवल अपनी बेटियों को एक एक्स गुणसूत्र दे सकते हैं। इसलिए वर्णांतता से ग्रस्त बेटी के पिता वर्णांत होंगे और माँ वाहक होगी। और ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हीमोफीलिया के बारे में, वो भी एक्स लिंक्ड डिजीज था। और अब हम लोग देख रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांतता रोग, और ये भी एक्स लिंक्ड डिजीज है। और इसमें भी महिलाएं क्या होंगी? वाहक होंगी, और पुरुष अफेक्टेड रहेंगे। हमारा अगला सवाल है, डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट? डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? ऑप्शन से अल्जाइमर, एड्स, तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस, या विवादित जनकता यानी कंट्रोवर्शियल पैटर्निटी। और इसका सही उत्तर होगा कंट्रोवर्शियल पैटर्निटी यानी विवादित जनकता। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए उंगली छाप की कुछ यूजेस, कि किस किस क्षेत्रों में इसको यूज हम लोग कर सकते हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र में इसका हम लोग कार्य ले सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, गुणसूत्र में होते हैं यानी क्रोमोसोम में क्या होते हैं? क्रोमोसोम में एमिनो एसिड होते हैं, या क्रोमोसोम में आरएनए और एमिनो एसिड होते हैं, या क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन होते हैं, या क्रोमोसोम में आरएनए और राइबोसोम होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और ये धागे जैसी संरचनाओं में पैक होता है। संरचनात्मक रूप से प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए से बना होता है, जो हिस्टोन नामक विशेष प्रोटीन के चारों ओर कसकर कुंडलित होता है। आमतौर पर गुणसूत्र माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई नहीं देते हैं, वे केवल कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान ही दिखाई देते हैं। सभी जीवित जीवों में गुणसूत्र होते हैं। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहा जाता है। ये पुरुषों और महिलाओं में समान होते हैं। गुणसूत्रों के 23वीं जोड़ी को एलोसोम्स कहा जाता है, और वे लिंगों के बीच भिन्न होते हैं। पुरुषों में एक एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं। ये हमारा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम है। दिखाया गया है कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में है, और फिर क्रोमोसोम में क्या क्या होते हैं, क्रोमोसोम किन चीज़ों से बना हुआ होता है? तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। हमारा अगला सवाल है, आनुवंशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? व्हाट डू वी स्टडी इन जेनेटिक्स? आनुवंशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं?
ऑप्शन है मेंडल के नियम, डीएनए संरचना, आरएनए या आनुवंशिकता और विचरण। मेंडल्स लॉ, डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए और हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिकता और विचरण, यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हमारा अगला सवाल है, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम? ऑप्शन है 44A प्लस XXY, 45B प्लस XXY, 44A प्लस XO, 44A प्लस XYY। और इसका सही उत्तर होगा 44A प्लस XO। तो टर्नर संलक्षण यानी टर्नर सिंड्रोम बेसिकली यानी सामान्यतः ये महिलाओं में ही मिलता है। और महिलाओं में क्यों मिलता है? क्योंकि महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और बचता बस एक ही एक्स क्रोमोसोम है। इसलिए वहाँ पे एक क्रोमोसोम माइनस हो जाता है और बचता है कितना? 45। यानी कि होना कितना चाहिए? 46। तो हमारे पास रहता हाथ में कितना है? 45। तो टर्नर संलक्षण यानी टर्नर सिंड्रोम बेसिकली किसमें मिलता है? ज़्यादा पाया जाता है महिलाओं में, उनके एक एक्स क्रोमोसोम की क्षति के चलते। और इसलिए इसका आंसर होगा 44A प्लस XO। ए क्या है? ऑटोसोम, यानी कि 44 ऑटोसोम होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। और ये O दिख रहा है, बेसिकली ये 0 है, यानी कि 0 मतलब वहाँ पे आप जो एक एक्स क्रोमोसोम है वहाँ पे आप कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं बचा, और इसलिए इसका सही उत्तर होगा 44A प्लस XO। टर्नर सिंड्रोम 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम को के पूरी तरह या आंशिक रूप से गायब होने के कारण होता है। इस सिंड्रोम के साथ जन्मी लड़कियां आमतौर पर छोटे कद की होती है और उनकी गर्दन के पीछे की त्वचा ढीली होती है। उन्हें सीखने में अक्षमता और यौनावस्था में पहुंचने में समस्या होती है। हमारा अगला सवाल है, मेंडल ने मटर के पौधे के अलावा और किस पौधे पर कार्य किया है? अपार्ट फ्रॉम पी प्लांट्स, ऑन विच अदर प्लांट्स डिड मेंडल वर्क? मेंडल ने मटर के पौधों के अलावा और किस पौधे पर कार्य किया है? और ऑप्शन है बीन यानी सेब, शुगर केन यानी गन्ना, हिरेसियम या मेज यानी मक्का। और इसका सही उत्तर होगा हिरेसियम। हिरेसियम एक सामान्य नाम, हिरेसियम का एक और नाम है हॉकवीड। इसका वंश सूरजमुखी परिवार से है, जिसे एस्टेरेसिया के नाम से भी जाना जाता है। वे बीजों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं और आनुवंशिक रूप से उनके मूल पौधे के समान होते हैं। हमारा अगला सवाल होगा, उम्र या वातावरण के साथ बदलने की क्षमता किसमें होती है? विच हैज द एबिलिटी टू चेंज विद एज और एनवायरनमेंट? उम्र या वातावरण के साथ बदलने की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन से लक्षण प्रारूप यानी फेनोटाइप, 2N, जीनोटाइप या जीन प्रारूप या जीन। और इसका सही उत्तर होगा लक्षण प्रारूप यानी फेनोटाइप। हमारा अगला सवाल होगा, ट्राइसोमिक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ट्राइसोमिक मनुष्य जो होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? ट्राइसोमिक मैन हैज क्रोमोसोम्स एज मैनी एज। तो ऑप्शन है 46, 47, 48 या 45, 46, 47, 48 या 45। और इसका सही उत्तर होगा 47। तो आमतौर पे मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं। लेकिन जब ट्राइसोमिक मनुष्य होता है, जो ट्राइसोमिक मनुष्य होता है, उसके अंदर ये 46 के बदले क्या हो जाता है? 47। ट्राइसोमिक मतलब ट्राई मतलब ही 3 होता है, यानी कि थ्री क्रोमोसोम्स, यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यानी कि एक क्रोमोसोम अगर बढ़ेगा तो 46 से क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ट्राइसोमिक मैन या ट्राइसोमिक मनुष्य कहा गया है। और ट्राइसोमिक मनुष्य कोई भी हो और उसमें कोई भी बीमारी हो, उसके अंदर 47 गुणसूत्र यानी कि 47 क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे, उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक
और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जिससे कि हम जब भी अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों।